इलस्ट्रेशन वन पढ़ते हैं। आज हम न्यू इंडेक्स शुरू करने वाले हैं, इंडेक्स 37 विच इज़ प्रोविज़न वाला है हमारा। प्रोविज़न कंटिंजेंट लायबिलिटीज एंड कंटिंजेंट एसेट्स, राइट। सो इलस्ट्रेशन वन से शुरू करते हैं। ABC लिमिटेड एक ऑटोमोबाइल कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर है, मतलब मेरी कंपनी है, मान लो वो एक ऑटोमोबाइल कंपोनेंट क्या है मैन्युफैक्चर करती है। जो ऑटोमोबाइल कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर है उस हैज स्पेसिफाइड अ डिलीवरी शेड्यूल नॉन एडहेरेंस टू विच इंटेल अ पेनल्टी। ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर ने एक डिलीवरी शेड्यूल स्पेसिफाई करा है, अगर मैं उसको एडहेर नहीं करूँगा, फॉलो नहीं करूँगा, तो मेरे पास क्या है, एक पेनल्टी लग जाएगी। एज ऑन 31 मार्च 2021 the reporting date, the manufacturer has a delivery schedule for June 2022। 2021 वाले फाइनेंशियल ईयर में रिपोर्टिंग डेट जो कि है जून 2022 तक का क्या है, उनके पास डिलीवरी शेड्यूल है। हाउएवर मैन्युफैक्चरर अवेयर है कि ही विल नॉट बी एबल टू मीट द डिलीवरी शेड्यूल इन जून 2022, लेकिन मैन्युफैक्चरर को पता है कि वो जून 2022 में डिलीवरी शेड्यूल क्या है, मीटअप नहीं कर पाएगा। क्या एंटिटी की प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है 31 मार्च 2021 में टू रिक्वायरिंग रिकग्निशन ऑफ प्रोविजन, ठीक है। तो देखो यार, इसमें कोई भी हमारी प्रेजेंट ऑब्लिगेशन नहीं है, क्योंकि पास्ट ये ना फ्यूचर इवेंट है। पहली बात तो फ्यूचर में मैं जो फ्यूचर में वो भी लगभग 12-15 महीने बाद मैं क्या है डिलीवरी करूँगा, ठीक है। बट आज मेरा कोई पास्ट, देखो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन कब राइज होते हैं, पास्ट इवेंट की वजह से, ठीक है। पास्ट इवेंट तो यहाँ पे है ही नहीं, और जो डिलीवरी है वो फ्यूचर इवेंट ही है, इसलिए 31 मार्च 2021 को हमें पूछा हुआ है। तो 2021 तक तो मेरी कोई प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है ही नहीं ना कि पेनल्टी मेरे को पे करनी है नहीं करंट ईयर में। तो जो पेनल्टी मैं असर्टेन ही हूँ कि हो सकता है पे करनी भी पड़े, हो सकता है ना भी करनी पड़े, और कोई पास्ट इवेंट कभी ऐसा हुआ भी नहीं। सो यहाँ पे कोई प्रेजेंट ऑब्लिगेशन अराइज नहीं हो रही, तो मैं रिकॉग्नाइज भी नहीं करूँगा। देयरफॉर देयर इज नो present obligation to recognize the provision and there is no present obligation to pay the penalty in the current year, ठीक है। I think this, ठीक है। तो देखो प्रोविजन की पहले कंडीशन पढ़ लेते हैं। अब प्रोविजन कब रिकॉग्नाइज होना चाहिए, जब एक एंटिटी की प्रेजेंट ऑब्लिगेशन हो, लीगल हो चाहे कंस्ट्रक्टिव हो, किसकी वजह से, पास्ट इवेंट की वजह से। मतलब प्रेजेंट ऑब्लिगेशन होनी क्या जरूरी है, जो कि पास्ट इवेंट की वजह से अराइज हो रही है। अब प्रेजेंट ऑब्लिगेशन मेरी लीगल भी हो सकती है, कंस्ट्रक्टिव भी हो सकती है। अब इस वाले क्वेश्चन में आता है कि मेरी प्रेजेंट ऑब्लिगेशन कोई थी नहीं, बिकॉज कोई पास्ट इवेंट ही नहीं है, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन में कैसे माना। तो फर्स्ट वाली कंडीशन ही अनसेटिस्फाइड हो गई, तो मतलब प्रोविजन तो है नहीं। तीनों कंडीशन मेरी फुलफिल होनी चाहिए एक प्रोविजन को रिकॉग्नाइज करने के लिए, ठीक है। ये प्रोबेबल है कि एक आउटफ्लो होगा रिसोर्सेज का, इम्बॉडिंग इकोनॉमिक बेनिफिट्स विल बी रिक्वायर्ड टू सेटल द ऑब्लिगेशन, ठीक है। तो मतलब मेरे को पैसे, मतलब कुछ ना कुछ मेरे रिसोर्सेज का आउटफ्लो होगा, जिससे मेरे कुछ ना कुछ इकोनॉमिक बेनिफिट जाएंगे, और उसके थ्रू ही मैं अपनी वो ऑब्लिगेशन क्या है सेट कर पाऊंगा। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। एक रिलायबल एस्टिमेट भी आप लगा सकते हो इसका ऑब्लिगेशन का। अगर रिलायबल एस्टिमेट पॉसिबल नहीं है तो फिर तो वो भी प्रोविजन की तरह वो नहीं होगा, ठीक है। सो ऑब्लिगेशन जो लीगल है उसका मतलब होता है जो कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू आया है, कॉन्ट्रैक्ट थ्रू लीगलिटी आती है, राइट। या किसी लॉ ने स्पेसिफिक एक्ट ने बोल दिया, तो कोई भी अदर ऑपरेशन ऑफ लॉ, कोई एक्ट हुआ लॉ का बाद में उसने बोला। कंस्ट्रक्टिव मतलब एक्सपीरियंस के बेस पे है या कमिटमेंट है हमारी, हमने वर्बली कमिटमेंट कर दी, ये भी हो सकता है, ठीक है। नाउ कमिंग टू इलस्ट्रेशन 2। So X shipping limited is required by law। X shipping limited एक required है, X shipping limited को required है लॉ के द्वारा कि वो ओवरहॉल करे इट्स शिपिंग फ्लीट वंस इन एवरी 3 ईयर। उनको ओवरहॉलिंग करनी पड़ेगी अपनी शिपिंग फ्लीट की एक बार हर 3 साल में। जो कंपनी की फाइनेंस टीम है वो इस व्यू सॉरी द कंपनी फाइनेंस टीम वाज ऑफ द व्यू दैट रिकॉग्नाइजिंग द कॉस्ट ओनली when paid
would prevent matching of revenue earned all the time with certain cost of large amounts which are incurred occasionally. कंपनी की फाइनेंस टीम उसका पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि कॉस्ट को रिकग्नाइज करना सिर्फ जब वो पे करी गई है बट प्रिवेंट करेगा मैचिंग ऑफ रेवेन्यू अर्न ऑल द टाइम विद सर्टेन कॉस्ट ऑफ लार्ज अमाउंट विच आर इनकर्ड ऑकेजनल. ठीक है, तो कंपनी मतलब मेरे हिसाब से कैश बेसिस पे कर रही है अकाउंटिंग की भाई जब खर्चा हुआ जब इसको रिकग्नाइज कर दिया. अब जो कंपनी के फाइनेंस टीम है वो बोल रहा है कि यार तुम ऐसे करोगे ना कि तो इससे ना मैचिंग कॉन्सेप्ट वायलेट होगा. Thereby it has formulated an accounting policy of providing in its books of accounts for the future cost of maintenance. इसलिए उन्होंने अकाउंटिंग पॉलिसी बनाई कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स में प्रोवाइड करना कि फ्यूचर कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस हो जाए बुक्स ऑफ अकाउंट्स में प्रोवाइड हो जाए, ओवरहॉलिंग की, एनुअल इंसेप्शन की वगैरह वगैरह. कैसे बनाई? बाय कैलकुलेट करते हुए एक रेट पर आवर्स जो सेल करा है सी में एंड एक्यूमुलेट करना है प्रोविजन ओवर टाइम. By calculating a rate per hour sold on C and accumulating a provision over time. ठीक है, the provision is adjusted when the expenditure is actually incurred. provision को जब ये adjust करा गया जब expenditure मेरा क्या हुआ actually हुआ, right? क्या उनकी accounting policy क्या है, correct है? ठीक है, तो देखो ट्राई करो फिर सॉल्व करते हैं. तो देखो यार जो कंपनी ने अकाउंटिंग पॉलिसी इसमें फॉलो करी है ना वो करेक्ट नहीं है. अब वो करेक्ट क्यों नहीं है? क्योंकि देखो कंपनी को ऑल हो सकता है कि इसको रिपेयर करानी पड़े, ओवरऑल मतलब रिपेयर करानी पड़े उसको शिपिंग फ्लीट हर एक बार में 3 साल के. ठीक है, लेकिन अब कंपनी ने उसको गैर एसेट एक्सपेंडिचर क्या रिकॉग्नाइज कर दिया अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज करके. सो जो मेरा प्रोविज़न है वो हमेशा मेरा जब भी बनता है जब मेरी प्रेजेंट ऑब्लिगेशन हो किसी पास्ट इवेंट से राइज हो रही हो. अब यार आगे ना ऑल्दो लॉ ने कह रखा है कि हर एक 3 साल मतलब 3 साल में हर एक बार आपको क्या है ओवरहॉलिंग करानी पड़ेगी, मशीन को रिपेयर के लिए देखना पड़ेगा कि रिपेयर की नीड है कि नहीं है शिपिंग फ्लीट को. ठीक है, बट यार आज के डेट पे तो मेरी कोई ऑब्लिगेशन नहीं है ना. हो सकता है कि कंपनी को ओवरहॉल की फ्यूचर में नीड ही ना पड़े. अब 3 साल क्या पता हो ही ना, कंपनी अगले साल ही बंद हो जाए, और ये भी हो सकता है कंपनी अगले साल क्या है अपनी शिप ही सही कर दे किसी और वजह से चली जाए. तो देयर अदर फैक्टर्स ऑल्सो. ठीक है, सो मतलब उसकी वजह से मेरी ओवरऑलिंग कोई लायबिलिटी नहीं बन गई. सो इसमें यही कह रहा है स्टैंडर्ड की भाई जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो फाइनेंशियल पोजीशन से डील करती है और एज ए रिपोर्टिंग पीरियड में मेरे को ऐसे लायबिलिटी राइज नहीं हो रही, इसलिए वो एज ए प्रोविजन भी रिकॉग्नाइज क्या है नहीं होना चाहिए. राइट, सो प्रोविजन इज मेड फॉर अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन अराइजिंग आउट ऑफ अ पास्ट इवेंट. एक प्रोविजन प्रेजेंट ऑब्लिगेशन से बनाया जाता है क्योंकि पास्ट इवेंट से क्या है राइज हो रहे हैं. इवन एक लीगल रिक्वायरमेंट टू ओवरहॉल डजंट मेक द कॉस्ट ऑफ ओवरहॉल अ लायबिलिटी. हालांकि लीगल रिक्वायरमेंट ओवरहॉल की एक कॉस्ट ओवरऑल की लायबिलिटी नहीं बनती बिकॉज कोई ऑब्लिगेशन एग्जिस्ट नहीं करती टू ओवरहॉल द शिप्स इंडिपेंडेंटली ऑफ द कंपनी फ्यूचर एक्शन. ठीक है, मतलब क्या लॉ मेरे को ये बोल रहा है कि चाहे आपने बेची हो चाहे नहीं बेची हो आपको ओवरऑल करानी पड़ेगी. नहीं, लॉ कह रहा है अगर शिप है तो ये ओवरऑल होगी. सो जो ओवरहॉलिंग की कॉस्ट है ना वो मेरी इंडिपेंडेंट नहीं है कंपनी के फ्यूचर एक्शन से. राइट, वो डिपेंडेंट ही है. So, for example, the company could avoid the future expenditure by its future action, for example, by selling the ships. So there is no present obligation. As per the standard, financial statement deal करती है financial position से of an entity at the end of its reporting period, and ना कि उसके possible position से future में. Therefore, no provision is recognized for costs that need to be incurred to operate in the future. जो only liability को recognize हुई entity की balance sheet में वो हैं जो कि एग्जिस्ट करती है एट द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड. देयरफॉर द अकाउंटिंग पॉलिसी ऑफ एक्स लिमिटेड वो सही नहीं है. कंपनी को कंपोनेंट अप्रोच इंडिया 16 में ऑप्ट करनी चाहिए क्योंकि रीफर्बिशमेंट कॉस्ट की क्या है कॉस्ट प्रोवाइड करने को कहता है. सो आई होप दिस इज क्लियर. थर्ड पे चलते हैं.
नाउ देयर इज अनदर क्वेश्चन, एक्स लिमिटेड, मेरी कोई कंपनी है एक्स लिमिटेड, वो ऑपरेट कर रही है विसिनिटी ऑफ अ रिवर सिंस 20 ईयर्स, रिवर के आसपास के एरिया में क्या है ऑपरेट कर रही है 20 सालों से। जो एक कम्युनिटी है लीव कर रही है नियर एक्स केमिकल लिमिटेड, क्लेम करते हैं कि इट्स ऑपरेशन हैज कॉज्ड कंटामिनेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। अ कम्युनिटी लिविंग नियर एक्स लिमिटेड क्लेम सेट उसके ऑपरेशन की वजह से हमारे जो पीने वाला पानी है उसमें कंटामिनेशन क्या है, उसमें गंदगी हो गई है। एक्स लिमिटेड हैज रिसीव्ड नोटिस फ्रॉम द गवर्नमेंटल एनवायरमेंटल एजेंसी कि ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन विल बी मेड इनटू क्लेम्स ऑफ पॉल्यूशन कॉज्ड बाय द एंटिटी। अब गवर्नमेंट ने भी बीच में क्या है एंटर कर लिया है और वो कह रही है कि हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे कि कैसे आपकी पॉल्यूशन की वजह से वाटर्स को पॉल्यूशन क्या है बढ़ता जा रहा है। इफ इट इज फाउंड दैट एक्स लिमिटेड हैज कॉज्ड कंटामिनेशन, अगर ये पाया गया कि एक्स लिमिटेड ने ही कंटामिनेशन करा है, देन पेनल्टीज एंड फाइन्स वुड बी किस पे लगेंगी, कंपनी पे। जो कंपनी है बिलीव करती है वो उसने इम्प्लीमेंट कर रहे हैं सारे एनवायरमेंटल सेफ्टी मेजर टू एन एक्सटेंट कि इट इज़ अनलाइकली टू कॉज पॉल्यूशन। कंपनी का मानना ये है कि भाई हमने सारे एनवायरमेंटल सेफ्टी मेजर ऑप्ट करे हैं जिससे पॉल्यूशन ना हो। मैनेजमेंट भी अभी श्योर नहीं है क्या उसने सारी इन्फॉर्मेशन, वेदर इट इज ऑल द इन्फॉर्मेशन कि जो पिछले 20 सालों की इन्फॉर्मेशन है, क्या उनके पास सारी इन्फॉर्मेशन है पॉल्यूशन की। सो ना तो मैनेजमेंट ना ही एक्सटर्नल एक्सपर्ट्स वो कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी एसेस नहीं कर पा रहे हैं जब तक इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हो जाती। सो ऐसी सिचुएशन में एक्स केमिकल को कैसे अकाउंट करनी चाहिए अपनी लायबिलिटी, क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है, राइट। सो देखो यार इसमें मेरी कोई प्रेजेंट ऑब्लिगेशन तो है नहीं, ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है क्योंकि मैनेजमेंट भी श्योर नहीं है, एक्सटर्नल एक्सपर्ट भी श्योर नहीं है जब तक इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हो जाती। बस मैनेजमेंट ये बोल रही है हमने तो पूरा ट्राई कर रहा था अपना कि पॉल्यूशन ना हो, हमने सारे स्टेप्स लिए थे, मैनेजमेंट तो कहेगी, ज्ञान तो हर कोई देता है, ठीक है। बट इसमें हमें कंटीजेंट लायबिलिटी बनानी पड़ेगी क्योंकि यार कहीं ना कहीं हो सकता है कि फ्यूचर में इन केस ऐसा हो गया, क्योंकि लायबिलिटी सर्टेनिटी नहीं है, ठीक है, इट्स ओके, बट लायबिलिटी कैन अराइज इफ द जो मैनेजमेंट के जो क्लेम्स हैं वो क्या हो जाए, गलत प्रूफ हो जाए, ठीक है। सो एज पर द स्टैंडर्ड इन द प्रेजेंट केस द अवेलेबल एविडेंस doesn't support a conclusion that a present obligation exists. स्टैंडर्ड के एज पर इस वाले केस में जो अवेलेबल एविडेंस हैं वो एक कंक्लूजन सपोर्ट नहीं करते कि प्रेजेंट ऑब्लिगेशन क्या एग्जिस्ट करती है, लेकिन एक पॉसिबल ऑब्लिगेशन है, देयर इज अ पॉसिबल ऑब्लिगेशन जो कि क्या है एग्जिस्ट करती है, और वो जब भी कंफर्म होगी अपॉन कंप्लीशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन की कंप्लीशन के बाद ही क्या है वो चीज़ें कंफर्म होंगी। देयरफॉर मैनेजमेंट को डिस्क्लोज करनी चाहिए कॉन्टिजेंट लायबिलिटी, मैनेजमेंट को क्या है कॉन्टिजेंट लायबिलिटी क्या है डिस्क्लोज करनी चाहिए, पोटेंशियल जो पेनल्टीज अराइव हो सकती हैं फ्यूचर में, एंड फाइन्स दैट मे बी इम्पोज्ड अगर कंटामिनेशन क्या है प्रूफ हो गया सही, ठीक है। तो हमें बस इसमें ये है CMS CL रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, कंक्लूजन इसका ये है। टॉकिंग अबाउट इलस्ट्रेशन 4, talking about illustration 4. So X Limited has entered into a agreement with its selling agent Y. X Limited ने एक एग्रीमेंट में एंटर कर रहा है अपने सेलिंग एजेंट Y के साथ, in accordance with which X Limited has to pay a base percentage of commission on export sales and an additional commission is to be paid if the export incentives are received. सो एक्स लिमिटेड कोई कंपनी है, उसने एग्रीमेंट में एंटर करा है सेलिंग एजेंट वाई के साथ, इन अकॉर्ड जिसके अकॉर्डेंस में एक्स लिमिटेड को एक बेस परसेंटेज कमीशन की एक्सपोर्ट सेल्स पे और कोई भी एडिशनल कमीशन पे करनी पड़ेगी अगर एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स क्या है रिसीव हुए, राइट।
मतलब एक बेस परसेंटेज तो जाएगी एक्सपोर्ट सेल्स जो मैं कर रहा हूँ, उसके फर्दर एक एडिशनल परसेंटेज लगेगा मेरे को कहीं बाहर से एक्सपोर्ट कमीशन क्या है आया. एज पर द काउंटिंग पॉलिसी ऑफ एक्स लिमिटेड, इट रिकग्नाइजेस एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स व्हेन एक्चुअली रियलाइज्ड. एक्स लिमिटेड की काउंटिंग पॉलिसी के हिसाब से वो रिकग्नाइज करता है एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स जब उसको एक्चुअली में आते हैं, ऑन अकाउंट ऑफ द अनसर्टेनिटी इन रियलाइजिंग सच इंसेंटिव. क्योंकि उसको लगता है यार अनसर्टेनिटी है, हो सकता है आए हो सकता है ना आए, तो मैं जब रिसीव हो रहे हैं जब उसको क्या करता हूँ इनकम शो करता हूँ. सो एक्सपोर्ट इंसेंटिव 21-22 के अभी तक नहीं आए हैं, लेकिन कंपनी होपफुल है कि भाई एक्सपोर्ट इंसेंटिव 22-23 में क्या है आ जाएंगे, अगले फाइनेंशियल ईयर आ जाएंगे. क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ 21-22 की उसको बेस कमीशन और एडिशनल कमीशन क्या है कि लायबिलिटी प्रोवाइड करनी चाहिए. सो देखते हैं, वो बेस परसेंटेज तो आई थिंक इसमें रहेगी ही रहेगी. ठीक है, तो एक बार पढ़ते हैं. So far as the base percentage of sales commission is concerned, it is present obligation arising out of past event. अगर मैं बात करूँ बेस परसेंटेज ऑफ सेल्स कमीशन की जो कंसर्न है चीज़ें, तो ये क्या है मेरी प्रेजेंट ऑब्लिगेशन जो कि पास्ट इवेंट से अराइज हो रही है. ये प्रेजेंट ऑब्लिगेशन ही तो है ना कि भाई मैंने एक्सपोर्ट करी होंगी तो मेरे को लग रहा है एक्सपोर्ट इंसेंटिव आएंगे. जो ऑब्लिगेटिंग इवेंट है वो कहीं ना कहीं प्लेस हुआ होगा व्हेन द सेल्स आर मेड एंड ऑल्सो सिंस द कमीशन इज बेस्ड ऑन परसेंटेज ऑफ सेल. रियलाइबल एस्टिमेट भी मैं क्या है बेसिकली निकाल सकता हूँ कि कितना मेरा कमीशन पे करना रहेगी. जितनी मैंने सेल्स करी होंगी 21-22 के हिसाब से मेरा कमीशन निकलेगा एंड इंसेंटिव अगर रिसीव हुए उसके बेस पे मेरा होगा. तो देखो बेस परसेंटेज तो क्या है सेल्स कमीशन की, वो तो प्रोवाइड होगी ही होगी. क्योंकि देखो इंसेंटिव जब भी आएगा ना जब मैंने कोई एक्सपोर्ट सेल करी होगी, तो एक्सपोर्ट सेल तो मैंने करी है इतना तो कंफर्म है, तो उसका तो मैं रियलाइबल एस्टिमेट निकाल सकता हूँ एंड उसके बेस में प्रोविजन तो मेड करना ही चाहिए लायबिलिटी का. लेकिन एडिशनल कमीशन के रिस्पेक्ट में इट इज टू बी पेड जब इंसेंटिव क्या है रिकग्नाइज होते हैं. एंड एक्सपोर्ट इंसेंटिव कब रिकग्नाइज होते हैं जब वो रिसीव होते हैं एज पर द कंपनी की जो है पॉलिसी. सो ऑब्लिगेटिंग इवेंट कब अराइज होता है, ऑब्लिगेटिंग इवेंट कब अराइज होता है जब मेरे एक्सपोर्ट इंसेंटिव क्या है मेरे को रिसीव होते हैं. हैज नो प्रोविजन फॉर एडिशनल कमीशन. नो प्रोविजन फॉर एडिशनल कमीशन इज टू बी मेड इन फाइनेंशियल ईयर 21-22. The expectation of X Limited to receive the export incentive in next year would not make any difference as on 31st March 2022. ठीक है. So उनको अगले साल रिसीव होंगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगले साल रिसीव होंगे तो अगले साल लायबिलिटी में रिकग्नाइज होगी. बट इस साल 21-22 की बात कर रहे हैं उसमें तो मेरी कोई लायबिलिटी एडिशनल कमीशन की कोई लायबिलिटी रिकग्नाइज नहीं होगी, क्योंकि वो जब भी अकाउंट होते हैं जब मेरे को कमीशन क्या है मिलता है. राइट, आई होप दिस इज क्लियर. तो ये चार्ज रखा है. इज देयर अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन लीगल कंस्ट्रक्टिव एंटिटी की, नहीं तो प्रोविजन रिकग्नाइज नहीं होगा. अगर हाँ तो एक स्टेप और बढ़ना है आपको. पहला स्टेप है प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है कि नहीं है. ठीक है, चाहे वो लीगल हो चाहे वो कंस्ट्रक्टिव हो, अगर वो हाँ है तो आगे बढ़ो. क्या प्रेजेंट ऑब्लिगेशन हो रही है पास्ट इवेंट की वजह से, क्या प्रेजेंट ऑब्लिगेशन पास्ट इवेंट की वजह से हो रही है, ना तो प्रोविजन नहीं रिकग्नाइज होगा. अगर हाँ तो आगे एक स्टेप बढ़ो. क्या प्रोबेबिलिटी है कि रिसोर्सेज के आउटफ्लोज होंगे और मेरे को आउटफ्लो होने से ही मेरा ऑब्लिगेशन सेटल हो जाएगी, होगी नहीं. मतलब जब तक आउटफ्लो नहीं होगा या जब तक मैं प्रोविजन रिकग्नाइज नहीं कर सकता. ठीक है, तो आउटफ्लो का हुआ तो होगा, नहीं हुआ तो नहीं होगा. क्या एंटिटी रियलाइबल एस्टिमेट निकाल सकती है प्रोविजन का, यस तो होगा, नहीं तो नहीं होगा. ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर. अब इलस्ट्रेशन 5 करते हैं. ठीक है, सो एक एंटिटी सेल करती है गुड्स विद अ वारंटी अंडर व्हिच कस्टमर आर कवर्ड फॉर द कॉस्ट ऑफ रिपेयर ऑफ एनी मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स दैट बिकम अपैरेंट विद इन द फर्स्ट 6 मंथ्स. एक एंटिटी गुड्स सेल करती है वारंटी के साथ अंडर विच कस्टमर कवर्ड करे जाते हैं फॉर द कॉस्ट ऑफ रिपेयर्स ऑफ एनी मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट दैट बिकम्स अपैरेंट विद इन द फर्स्ट 6 months आफ्टर परचेज. इफ माइनर डिफेक्ट्स वर डिटेक्टेड in all products sold
रिपेयर कॉस्ट ऑफ ₹1 million वुड रिजल्ट। ठीक है, सो भाई मैंने गुड्स सोल्ड करे, मैंने वारंटी प्रोवाइड करी। ठीक है, अगर मैंने सोचा डिफेक्ट निकले 6 महीने में, तो मैं क्या है वारंटी को नोट ना क्लेम कर सकता हूँ। अगर माइनर डिफेक्ट्स डिटेक्ट करे गए सारे प्रोडक्ट्स में, सो कहीं ना कहीं मेरी 1 मिलियन की कॉस्ट लगेगी, मतलब 10 लाख रुपए मान लो। अगर मेजर डिफेक्ट्स डिटेक्ट करे गए, सो 40 लाख रुपए की कॉस्ट लगेगी, 4 मिलियन की कॉस्ट लगेगी। ठीक है, so the entities past experience and future expectation indicate that for the coming year 75% of the goods sold will have no defects। 75% जो मैंने गुड्स सोल्ड करी उसमें तो कोई डिफेक्ट क्या है नहीं होगा। 75% को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगा, नील से। ठीक है, 20% जो मैंने गुड्स बेचे हैं उसमें माइनर डिफेक्ट होगा, 20% इंटू कितना 1 मिलियन, मतलब लगभग 0.2 मिलियन आएगा, विच कम्स आउट टू 2 लाख रुपीज़। ठीक है, नाउ 40 लाख का कितना 5%, 5% ऑफ गुड्स विल हैव मेजर डिफेक्ट्स। सो प्रोबेबिलिटी क्या है आउटफ्लो की फॉर द वारंटी ऑब्लिगेशन है जरूर, तो हमें एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालने का कॉस्ट ऑफ रिपेयर की, तो वो 4 लाख रुपए हमारी निकल के आ जाएगी। आई थिंक ये क्लियर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नाउ कमिंग टू इलस्ट्रेशन 6, Act Solar Power Limited, a power company, has a present obligation to dismantle its plant after 35 years of useful life। So कोई कंपनी है, एक पावर कंपनी है, उसकी प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है कि वो अपने प्लांट को क्या डिसमेंटल कर देती है 35 साल ऑफ यूजफुल लाइफ के बाद। जो कंपनी है वो कैंसिल नहीं कर सकती इस ऑब्लिगेशन को, या ना ट्रांसफर कर सकती टू थर्ड पार्टी। द कंपनी कैन नॉट कैंसिल दिस ऑब्लिगेशन और ट्रांसफर टू थर्ड पार्टी। एक्ट सोलर पावर लिमिटेड हैज एस्टिमेटेड द टोटल कॉस्ट ऑफ डिसमेंटलिंग एट 50 लाख रुपीज। ठीक है, द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ विच इज 30 लाख रुपीज। So power company है, present obligation है to dismantle its plant after 35 years of useful life। Act Solar Power Limited cannot cancel this obligation, ना वो कैंसिल कर सकती इस ऑब्लिगेशन को, ना ट्रांसफर कर सकती इसको थर्ड पार्टी को। Act Solar Power Limited ने एस्टिमेट कराई जो टोटल कॉस्ट है डिसमेंटलिंग की, वो इतनी है 50 लाख रुपए है, जिसकी जो प्रेजेंट वैल्यू है मेरी वो 30 लाख रुपए। सर्कमस्टांस और फैक्ट्स के बेसिस पे जो कंपनी है वो कंसिडर करती है रिस्क फैक्टर कितने का 5% का। दैट इज द रिस्क दैट द एक्चुअल आउटफ्लो वुड बी मोर फ्रॉम द एक्सपेक्टेड प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, फैक्ट सर्कमस्टांस के बेसिस पे एक्ट सोलर पावर लिमिटेड कंसिडर करते हैं जो रिस्क फैक्टर 5% का है, वो रिस्क जिससे एक्चुअल आउटफ्लो क्या है मेरा ज़्यादा होगा एक्सपेक्टेड प्रेजेंट क्या वैल्यू से। सो उसको कैसे ऑब्लिगेशन क्या है अकाउंट करनी चाहिए। ठीक है, तो जब 30 लाख रुपए का मेरा क्या मेरी ट्रेंड वैल्यू आ रही है इसकी डिसमेंटलिंग के कॉस्ट की, अब उसमें 5% और एक्स्ट्रा सोच रहा हूँ 5% का और खर्चा हो सकता है, तो 1.5 लाख रुपए का मेरा खर्चा क्या है और हो सकता है, तो मतलब ये भी मैं ऐड कर दूंगा अपनी वैलिड में प्रोवाइड कर दूंगा। 30 लाख प्लस 1.5 लाख 31 लाख 35 हज़ार 31 लाख 50 हज़ार। ठीक है, so the obligation should be measured at present value of outflow, that is 30 lakh। further एक risk adjustment 5% की मैं उसमें कर दूंगा, तो लायबिलिटी मेरी कितनी आएगी 31,50,000। ओके, अब इलस्ट्रेशन 7 देखते हैं। इलस्ट्रेशन 7 बोल रहा है ABC Limited has an obligation, ABC Limited has an obligation to restore the seabed। मेरे को रिस्टोर करना पड़ेगा सीबेड को for the damage that it has caused in the past। So I have an obligation to restore the seabed for the damage that it has caused in the past। It has to pay rupees 10 lakh cash on 31st March 2023 relating to this liability। ABC की जो मैनेजमेंट है वो कंसिडर करती है 5% इज एन एप्रोप्रिएट
डिस्काउंटिंग रेट। Consider the amount to be calculate the amount to be provided for at 31st March 2021 for the cost of restoring the seabed and its accounting for the year 2022 में and 2023 में। ठीक है, तो अगर मैं 5% का डिस्काउंटिंग फैक्टर निकालूँ तो 10 लाख रुपए को मेरे को 10 लाख रुपए मेरे को दे रखे 31 मार्च 2023 की कॉस्ट, मेरे को 31 मार्च 2021 पर आना है, मतलब मेरे को लगभग 2 साल पहले उसको लेके आना है। ठीक है, तो 2 साल से मैं उसको क्या डिस्काउंट कर दूंगा, तो 5% की जो बेसिकली 5% को मैं क्या है 2 साल पहले लेके आऊंगा तो 0.907 मेरी क्या है निकल के आएगी वैल्यू, राइट। मतलब 10 लाख रुपए की 2 साल पहले की वैल्यू कितनी होगी, 9,60,000 रुपए, ये निकाल लोगे आप। ठीक है, द अमाउंट ऑफ इंक्रीज इन द प्रोविजन रिजल्टिंग फ्रॉम अनवाइंडिंग ऑफ डिस्काउंट टू रिफ्लेक्ट द पैसेज ऑफ टाइम शुड बी इंक्लूडेड एज एन एलिमेंट ऑफ बोरोइंग कॉस्ट इन डिटरमाइनिंग द प्रॉफिट और लॉस। अब मैं जो मेरा देखो 9,60,000 रुपए को 5% तो चार्ज करना पड़ेगा ना, तो 10 लाख रुपए तक ले जाने में, तो मैं उसको बोरोइंग कॉस्ट दिखाऊंगा प्रॉफिट और लॉस डिटरमाइन करने में। द प्रोविजन शुड बी इनिशियली रिकॉग्नाइज्ड एट 9,07,000 which is the present value of 10 lakh discounted at 5% for 2 years. At the end of year 1, that is 31st March 2022, the provision increases to 9,52,350। 5% का उसमें निकालोगे, और जो डिफरेंस है मेरा डिफरेंस है 45,000 का, जो इंटरेस्ट है वो बोरोइंग कॉस्ट का है रिकॉग्नाइज हो जाएगा। सिमिलरली फॉर द ईयर एंडिंग 31st मार्च 2023, द प्रोविजन विल इंक्रीज टू 10 लाख तक पहुंच जाएगा, और बाकी जो इंक्रीज होगा तो मैं बोरोइंग कॉस्ट का है रिकॉग्नाइज कर दूंगा। तो मेरा जो प्रोविजन है एट द एंड ऑफ ईयर 2 कितना बन गया, 10 लाख रुपए बन गया, जो कि मेरी क्या है लायबिलिटी ही थी। अब इसमें बस नोट पे बोला है देयर मे बी सम डिफरेंस इन अमाउंट ड्यू टू अप्रॉक्सीमेशन लिमिटिंग डिस्काउंटिंग फैक्टर टू 3 प्लेस डेसिमल व्हिच कैन बी ओवरकम आइदर बाय फुली स्केल कैलकुलेशन और एडजस्टमेंट एट द एंड। ये कब कर सो इसमें कुछ नहीं है, आपको प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, उसको जो आपके इंटरेस्ट कॉस्ट है उसको आपको एज अ बोरोइंग कॉस्ट दिखाना है पीएनएल में, और अपनी लायबिलिटी प्रोविजन बढ़ाते जाना है एक साल में, तो आपके 10 लाख रुपए तक क्या है वैल्यू पहुंच जाए। आई होप यू गॉट इट। सो इलस्ट्रेशन स्टार्ट करते हैं। सो एक्स केमिकल्स लिमिटेड एंगेज इन द केमिकल इंडस्ट्री कॉजेज, ठीक है, causes environmental damage to dumping waste in the river near its factory. It doesn't clean up because there is no environmental legislation requiring cleaning up, and Axe Chemicals Limited is causing damage for last 40 years. As at 31st March 2022, the state legislature has passed a path-breaking legislation requiring all polluting factories to clean up the river water already contaminated. The formal gazette notification of the law is pending. Comment on how should X Chemicals Limited deal with this situation. So देखो यार, देखो लायबिलिटी तो सर्टेन है, लायबिलिटी सर्टेन है कि फॉर्मल गैजेट आ चुका है, तो उनको लायबिलिटी यार प्रोवाइड कर लेनी चाहिए अपनी बुक्स में। फिर आंसर इसका ये होगा, द ऑब्लिगेटिंग इवेंट इज द कंटामिनेशन ऑफ वाटर। ऑब्लिगेटिंग इवेंट उनका क्या है, क्योंकि उन्होंने वाटर क्या है पानी को गंदा करा है उन्होंने, एंड बिकॉज ऑफ द वर्चुअली सर्टेनिटी ऑफ द लेजिस्लेशन रिक्वायरिंग क्लीन अप। लेजिस्लेशन की भी वर्चुअली क्या है सर्टेनिटी है कि उनको क्लीन अप तो करना ही पड़ेगा। एक आउटफ्लो ऑफ रिसोर्स क्या है इससे मेरा सर्टेन है। इट इज़ पॉसिबल टू अराइव एट बेस्ट एस्टिमेटेड कॉस्ट फॉर द क्लीनअप, और वो कहीं ना कहीं क्लीनअप कॉस्ट की भी क्या है वैल्यू पता लगा सकते हैं भाई, 2-4 क्लीनर से पूछते कितने पैसे लोगे नदी साफ करने का जो भी है। सो अ प्रोविजन शुड बी रिकॉग्नाइज्ड इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड फॉर द ईयर X1 X2, राइट। Now talking about illustration 9. So X Beauty Solutions Limited is selling cosmetic products under its brand name B, but it is getting its product manufactured from Weil Limited. ब्रांड तो B यूज कर रहा है लेकिन मैन्युफैक्चर इससे कर रहा है, थर्ड पार्टी से करा रहा है। इट हैज एन अंडरस्टैंडिंग इनफोर्सिबल एग्रीमेंट किसके साथ, Y के साथ, कि
If the company becomes liable for any damage claims due to any injury or harm to the customer of the cosmetic products, 30% will be reimbursed to it by Weil Limited. कोई भी अगर हार्म हुआ, डैमेज हुआ, इंजरी हुई कस्टमर को और उनके पास कोई लायबिलिटी आ गई तो 30% रिइंबर्समेंट कौन प्रोवाइड करेगा उस लायबिलिटी का? बाय. ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर X1 X2 an estimate of the claim of 30 lakh may be payable to customers by X Beauty Solutions Limited. इस फाइनेंशियल ईयर में उन्होंने एस्टीमेट लगाया 30 लाख रुपीस से क्लेम का हो सकता है मे बी पेबल हो कस्टमर्स को, किसके द्वारा? एक्स ब्यूटी सॉल्यूशंस लिमिटेड के द्वारा. सो एक्स ब्यूटी सॉल्यूशंस को कैसे अकाउंट करना चाहिए क्लेम को जो कि पेबल हो गया है. ठीक है, तो देखो यार, अगर 30 लाख रुपए का क्लेम आए उसमें 30% तो कौन रिइंबर्स करेगा? बाय. मतलब 9 लाख रुपए लगभग बाय रिइंबर्स कर देगा. तो 21 लाख रुपए ही उनको क्या है प्रोवाइड करना चाहिए आफ्टर ऑफसेटिंग द रिइंबर्समेंट जो उनका राइट है. ठीक है, मतलब दोनों एक्सपेंस टोटल 30 लाख ही दिखाएं बट उसको अलग से रिइंबर्समेंट के फॉर्म में लिखा है. 9 लाख रुपए रिइंबर्समेंट आएगा और 21 लाख रुपए का मेरा क्या नेट एक्सपेंस निकल के आएगा, खर्चा लायबिलिटी आएगी. सिंस द अंडरस्टैंडिंग रिजल्ट्स इन एनफोर्सेबल एग्रीमेंट द रिइंबर्समेंट ऑफ शैल बी रिकॉग्नाइज्ड एज अ रिइंबर्समेंट राइट एंड प्रोविजन आपका 30 लाख का ही बनेगा लेकिन रिइंबर्समेंट राइट भी आप रिकॉग्नाइज करोगे 9 लाख रुपए का. द रिइंबर्समेंट राइट शैल बी ट्रीटेड एज अ सेपरेट एसेट, वो एक सेपरेट एसेट माना जाएगा और उसको प्रोविजन के साथ ऑफसेट नहीं करोगे. ठीक है, मतलब यूनिट माइनस कर दोगे दोनों चीज़ों को. इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एक्सपेंस को आप 21 लाख रुपए दिखा सकते हो रिइंबर्समेंट राइट के साथ. मतलब पीएनएल में तो आप ये दिखाओगे बट अपनी बैलेंस शीट में 30 लाख रुपए का प्रोविजन अलग दिखाओगे और 9 लाख रुपए का एसेट अलग दिखाओगे. मतलब बैलेंस शीट में तो मेरे को दो चीज़ें मिलेंगी अलग अलग, उसको आप ऑफसेट नहीं करोगे बट पीएनएल में आप ऑफसेट कर सकते हो. ये बोल रहे हैं हम सर. ठीक है, आई होप दिस क्लियर. दिस इज अ गुड क्वेश्चन. Now coming to 10th. X Telecom Limited has income tax litigation pending before appellate authorities. ठीक है, legal advisor opinion is that X Telecom will lose the case and estimated that the liability of 1 lakh may arise in 2 years. 1 करोड़ की liability 2 साल में राइज हो सकती है उनके पास. ठीक है, जो लायबिलिटी है और डिस्काउंटिंग बेसिस पर रिकॉग्नाइज होने की बिल्कुल सही बात है. तो डिस्काउंट रेट है 10% और वो चेंज नहीं करेगा 2 साल के पीरियड में. तो अमाउंट ऑफ फाइनेंस कॉस्ट में होता है. देखो यार, पहली बात तो 10% का आप 2 साल पहले क्या है निकाल लो. तो 10% की फ्यूचर में राइज होगी मेरी. तो आज की वैल्यू क्या है? आज की वैल्यू होगी मेरी लगभग 82,60,000. ठीक है, अगर मैं 1 करोड़ को से डिवाइड करूँगा तो 82,64,462 ऐसे आ रहा है. तो 82,60,000 उन्होंने ले लिया है. ठीक है, डिस्काउंटिंग फैक्टर 10% का ईयर एंड पे कितना है? वो 0.909. तो ईयर 1 के एंड में प्रोविजन कितना, प्रोविजन की अमाउंट कितनी हो जाएगी? 90,90,000. मतलब 82,60,000 पे आप क्या करोगे? 10% का लगाओगे तो 8,26,000 आ गया. ठीक है, 8,26,000 आ गया तो 90,86,000 आपका लगभग क्या आ जाएगा निकल के ईयर एंड के बन के. और उसके बाद जो डिफरेंस रिटर्न वैल्यू है वो फाइनेंस कॉस्ट क्या है आप रिकॉग्नाइज कर लोगे. ठीक है, राइट. सो हमारी जो फाइनेंस कॉस्ट हम नीचे निकाले ना 82,60,000 में जो हमारा आया था कितना? 82,60,000 में कितना आया था हमारा? 10%. 8,26,000 की कॉस्ट में भी लगभग क्या है फाइनेंस कॉस्ट हो गई. और ईयर टू के एंड में भी आप देखो कितनी निकल जाएगी आपकी लगभग 10% के हिसाब से 9,08,600 के अराउंड आपकी, मतलब 9,10,000 उन्होंने ले लिया है राउंड ऑफ करके. वो फाइनेंस कॉस्ट ईयर टू में आ जाएगी. ठीक है, और लायबिलिटी ईयर टू के एंड में कितनी हो जाएगी मेरी? 1 करोड़ रुपए की टोटल मिला के फाइनेंस कॉस्ट को भी अगर मैं ऐड करता हूँ. ठीक है, तो वही है डिस्काउंटिंग वाला केस है. बस 2 साल की बात की वैल्यू दे रखी है, उसको प्रेजेंट वैल्यू पे ले आए. देन ईयर ऑन ईयर में जो मेरी ओपनिंग बैलेंस है उस पर फाइनेंस कॉस्ट मतलब इंटरेस्ट रेट अप्लाई करता गया, डिस्काउंटिंग फैक्टर अप्लाई करता गया और उसको पीएनएल में चार्ज करता गया और अपनी प्रोविजन भी बढ़ाता गया. तो वो वाली चीज़ है इसमें. मतलब बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है ये.
आपको ये पढ़ लेना चाहिए और ये आपसे हो जाएगा। इलस्ट्रेशन 11 पे जाते हैं। एक्स पैकिंग लिमिटेड हैज़ 2 सेगमेंट्स, पैकिंग डिवीजन एंड पेपर डिवीजन। 2 डिवीजन है मेरे बिजनेस में, एक पैक करता हूँ, एक पेपर का है। एंड मार्च 2021 में द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अप्रूव्ड एंड अनाउंस फॉर्मल प्लान टू सेल द पेपर डिवीजन का सेलिंग का मैंने अपना क्या है फॉर्मल प्लान अनाउंस कर दिया है, अप्रूव भी कर दिया है। ऑपरेटिंग लॉसेस जो हैं पेपर के वो लगभग 50 लाख रुपए एस्टिमेट करे गए हैं 21 से ड्यूरिंग द पीरियड फ्रॉम 1 अप्रैल 2021 टू एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिस्पोजल। ओके, management of X packaging limited wants to include a future operating loss of 50 lakh in a provision for restructuring in the financial statement for a period। ठीक है, बस हमें ये बताना है भाई वो ऑपरेटिंग लॉस जो हैं वो हम प्रोविजन में इंक्लूड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो हम प्रोविजन में भाई वो ऑपरेटिंग एक्सपेंस नहीं इंक्लूड कर सकते, रीस्ट्रक्चरिंग मतलब वो ऑपरेटिंग लॉस है और आप उसको रीस्ट्रक्चरिंग में डाल दोगे प्रोविजन के, ना भाई ना, ये नहीं चलेगा। सो स्टैंडर्ड स्टेटेड प्रोविजन शुड नॉट बी मेड फॉर फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉसेस, क्योंकि फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉस है सब प्रोविजन नहीं बना सकते, अभी करंट कोई ऑब्लिगेशन नहीं है आपके पास। सिंस इंडिया 37 प्रोहिबिट्स द रिकग्निशन ऑफ फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉसेस, सो X Packing Limited should not include these future operating losses in the provisions for restructuring even though these losses relate करते हैं इसको डिस्पोजल रूट को। तो इसमें देखो यार यहाँ पे साथ लिखा हुआ है provision should not be recognized for future operating losses. Future operating losses do not meet the definition of liability and general recognition criteria set up for provisions and defined as standard. Ind AS 37 does not permit recognition of provision for future operating losses. Since this since do not stem from a past event, right? तो इसका तो ऐसे हो जाएगा। Now illustration 12 पे आते हैं, which is this. So 12 हमारे क्या बोल रहे हैं? 12 बोल रहे हैं X Metals Limited had entered into a non-cancelable contract with Y Limited to purchase 10,000 units of raw material of rupees 50 per unit at a contract price of 5 lakh rupees. As per the terms of contract, X Metals Limited would have to pay 60,000 to exit the said contract. So X Metal ने एंटर करा नॉन कैंसिलेबल कॉन्ट्रैक्ट में Y के साथ कि वो परचेज करेगा 10,000 यूनिट्स इसकी रॉ मटेरियल की 50 रुपये पर यूनिट पे, और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस उनको दे दिया 5 लाख रुपीज़ का। सो ठीक है, as per terms of contract, X Limited would have to pay 60,000 to exit the said contract। अगर मेरे को एग्जिट करना पड़ा तो मेरे को 60,000 रुपये देने पड़ेंगे। X Limited ने डिस्कॉन्टिन्यू कर दिया मैन्युफैक्चरिंग द प्रोडक्ट दैट वुड यूज द सेट रॉ मटेरियल। For that, X Limited has identified a third party to whom it can sell the said raw material at 45 per unit। ठीक है, so how should X Limited account for this transaction in the books of account in respect of the above contract? तो जो देखो इसमें बेनिफिट मेरे को मिलेगा ना वो है 4.5 लाख रुपए। 4.5 लाख रुपए की मेरी सेल करी होगी क्योंकि 45 रुपीज़ का मेरा क्या है बच गया वो चीज़। ठीक है, एंड तो इसमें हम जो लायबिलिटी है ना वो कितनी रिकग्नाइज करेंगे, कैसे काउंट करेंगे, वो हमारे लिए ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट है। जैसे टू इंडिकेट एन ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट, द ओनली बेनिफिट टू बी डिराइव्ड फ्रॉम द परचेज कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग 5 लाख आर द प्रोसीड्स from the sale contract which are 4,50,000। ठीक है, therefore the provision should be made for the onerous element of 50,000 being the lower of cost of fulfilling the contract and the penal cost of cancellation of 60,000। ठीक है, अब यार उसने ना डिस्काउंट नहीं कर दिया तो उसको बस कोई चारा नहीं कि वो या तो 45 रुपीज़ पर उसमें सेल कर दे
या 60,000 रुपये का क्या है वो दे दे पेनल्टी, तो लोअर साइड ही जाएगा वो कहीं ना कहीं, 50,000 रुपये का क्या है प्रोविजन बना देगा। अब ऑनर्स कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं वो यहाँ पढ़ते हैं। सो अगर एक एंटिटी हैज अ कॉन्ट्रैक्ट जो कि ऑनरस है, द प्रेजेंट ऑब्लिगेशन अंडर द कॉन्ट्रैक्ट शुड बी रिकॉग्नाइज्ड एंड मेजर्ड एज अ क्या प्रोविजन, ठीक है। सो ऑब्लिगेशन क्या है, अनअवॉइडेबल कॉस्ट ऑफ मीटिंग, कंपेयर करो जो एक्सीड्स हो रही है इकोनॉमिक बेनिफिट्स टू बी रिसीव, तो उनका लोअर हम क्या ले लेते हैं इन कॉन्टेक्स्ट में। देखो इंडेस 37 डिफाइन करता है ऑनर्स कॉन्ट्रैक्ट को, वो कॉन्ट्रैक्ट जिसमें अनअवॉइडेबल कॉस्ट ऑफ मीटिंग द ऑब्लिगेशन, अनअवॉइडेबल कॉस्ट ऑफ मीटिंग द ऑब्लिगेशन अंडर द कॉन्ट्रैक्ट एक्सीड द इकोनॉमिक बेनिफिट एक्सपेक्टेड टू बी रिसीव्ड अंडर इट, ठीक है। मतलब जो मेरी अनअवॉइडेबल कॉस्ट है ना वो कहीं ना कहीं मेरी ज़्यादा हो रही है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, वो ज़्यादा निकल के आती है इकोनॉमिक बेनिफिट्स जो मैं उसको डिराइव करूँगा। So unavoidable cost under contract reflect the least net cost of exiting from the contract, which is the lower of cost of fulfilling it and any compensation or penalties arising from failure to fulfill it, ठीक है। So basically देखो इसमें सेकेंड वाला पैराग्राफ पढ़ते हैं। Many contract for example some routine purchase orders can be cancelled without paying compensation to the other party, एंड इसलिए उसमें देखो परचेज ऑर्डर जो बनते हैं ना उसमें कई बार क्या होता है ऑब्लिगेशन नहीं होती थर्ड पार्टी पे, ठीक है। मतलब बेसिकली हमें अगर हम परचेज ऑर्डर हमने दे दिया मान लीजिए किसी वेंडर को, और वेंडर ने हमें कोई मतलब टर्म्स में नहीं लिखा कि पेनल्टी लेके कर मैं परचेज ऑर्डर कैंसिल करूँगा, तो परचेज ऑर्डर मैंने दे दिया बट मेरे को बाद में लगा कि यार दूसरा वेंडर है वो कम रेट पे दे रहा है माल, तो मैं दूसरे वेंडर पे चला गया, और हो सकता है कि पुराने वाले वेंडर ने कंडीशन इम्पोज कर रखी हो कि भाई अगर आप कैंसिल करोगे तो पेनल्टी लगेगी। हो सकता है भाई मेरा ऑर्डर ऑन द वे हो या उसने बना लिया हो आधा बना लिया हो, तो उसका तो लॉस हो गया ना, तो पेनल्टी इम्पोज कर देते हैं। तो इसमें क्या होता है, और काफ़ी परचेज ऑर्डर में क्या ना आप कैंसिल कर सकते हो विदाउट पेइंग कंपनसेशन, मतलब कंपनसेशन आपको पे करने की जरूरत नहीं है, एंड इसलिए वहाँ पे कोई ऑब्लिगेशन भी नहीं आती। अब दूसरे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जहाँ पे राइट्स ऑब्लिगेशन होते हैं कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज के बीच में, वेयर इवेंट्स मेक सच अ गुड वेयर इवेंट्स मेक सच अ कॉन्ट्रैक्ट ऑनरस, जो कॉन्ट्रैक्ट है वो फॉल करेगा इंडिया 37 के अकॉर्डिंग, एंड लाइबिलिटी एग्जिस्ट करती है और रिकॉग्नाइज करी जाती है। एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट जो कि ऑनरस नहीं होते वो इसके बाहर आते हैं इंडिया के, ठीक है। सो ये होते हैं ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट। तो इस क्वेश्चन में हमारा कुछ ऐसे ही हुआ कि भाई ऑनरस ही था कि मान लो फुलफिल नहीं करिए तो 60,000 रुपये देने पड़ेंगे, मतलब कैंसिल करेगा कॉन्ट्रैक्ट, और पूरा हो गया तो ठीक है, तो अब एंटिटी को लग रहा है पूरा करेगी तो उसको 4.5 लाख रुपये रिसीव होंगे, बट कॉस्ट जो है ना फुलफिल करने की वो ज़्यादा है मेरी कहेंगे कि 60,000 रुपये है, ठीक है, तो मैं लोअर ऑफ क्या है रिकग्नाइज कर लूँगा अपनी लाइबिलिटी, तो ऐसे होगा इसमें, तो इसको आप रिवाइज कर सकते हो। सो हम थे इलस्ट्रेशन 13 पे, तो देखो इलस्ट्रेशन 13 पे क्या है, उन्होंने बस ये बोला है कि वो एक अपनी क्या है ऑपरेशन एक स्टेट में पर्टिकुलर स्टेट में बंद करने वाले हैं एनवायरमेंटल रीजन की वजह से, और उन्होंने डिटेल फॉर्मल प्लान भी बना लिया शटिंग डाउन का अबव यूनिट, और वो फॉर्मलाइज भी हो गया, BOD ने भी उसको एग्री कर लिया है मीटिंग में। अब उन्होंने सारे स्टेक होल्डर के साथ मीटिंग भी कर ली, कस्टमर सप्लायर वर्कर सबके साथ उसको कॉम्युनिकेट भी कर दी कि भाई ये सेट स्टेट में ये ऑपरेशन क्या है बंद होंगे, एंड सारे रिप्रेजेंटेटिव को भी क्या है चीज़ें प्रेजेंट कर दी हैं मीटिंग्स में। सो इसमें कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन पूछा कि है कि नहीं है, कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन है जो कि हमें प्रोवाइड करनी पड़ेगी ईयर एंड पे प्रोविजनिंग के वजह से। सो एज पर इंडिया 37 the conditions prescribed are there should be detailed formal plan of restructuring, ठीक है, and which should have valid expectation in the mind of those affected that the entity would carry out the restructuring by announcing the main feature of its plan to restructure, ठीक है।
The board of directors did discuss and formalize a formal plan of winding up the operation in the above said state. BOD ने डिस्कस भी करा, फॉर्मलाइज भी करा एक फॉर्मल प्लान वाइंडिंग अप करने का ऑपरेशन को अबव सेम स्टेट में. दिस प्लान वाज कम्युनिकेटेड टू द पार्टीज जो अफेक्ट हुई थी, और एक कहीं ना कहीं एक वैलिड एक्सपेक्टेशन भी क्रिएट हो गई उनके माइंड्स में कि एक्स लिमिटेड जो है वो उस प्लान के साथ क्या आगे जाएगी ऑपरेशन क्लोज करने के लिए सेट स्टेट में. तो कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन तो है इसमें. यस, तो उनकी evaluation ठीक है. Now this is the last illustration and I think from after this illustration हमारी सारी कवर हो जाएंगी in day 37 की. Then we will be covering up the back questions. A manufacturer give warranties at the time of sale to purchase of its 3 product line. ठीक है. Under the terms of warranty the manufacturer undertakes to repair करेगा, replace करेगा that failed to perform satisfactorily for 2 years from the date of sale. At the end of the reporting period, a provision of 60,000 has been recognized for the sale made during the year. Reporting period के end में 60,000 रुपये का ऑलरेडी उन्होंने प्रोविजन बना दिया है सेल का, और जो डिस्काउंटिंग नहीं करी वो कह रहे हैं वो मटेरियल नहीं है. ठीक है. So a provision of 60,000 has been recognized for expected warranty claims on products sold during the current financial year. It is assumed that a majority of the expenditure will be incurred in the next financial year and all will be incurred within 2 years from the reporting period. इसलिए वो 60,000 का क्या है ठीक है. तो इसमें तो यही है वारंटी का कि डिस्काउंट नहीं करा, ये नहीं करा, बाकी चीज़ें. आई होप दिस. सो इतना तो हो गया यार. मेरे को लगता है कि हमने काफ़ी चीज़ें कर ली हैं अभी तक. अब हम लोग फाइनली क्या कर सकते हैं. ये अब हम करेंगे टेस्ट नॉलेज के क्वेश्चन फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 2 टू क्वेश्चन नंबर 1 to 5 राइट. चलो सब करते हैं फिर.